अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा बेलमेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक टॉपिक, और बेलमेंट में हमने एक डिटेल कॉन्सेप्ट तो ले लिया था। आज हमने 154 टू ऑनवर्ड पढ़ना है। 151, 152, 153, 148 से स्टार्ट किया था ना ये कॉन्सेप्ट। यस तो आज हमने नेक्स्ट 154 देखना है। लायबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। मैंने कहा था दो पार्टीज होती, कौन कौन सी? बेलर एंड बेली। बेली पंजाबी वाला बेली, ठीक है। कौन बेली होता है? बेलर कौन होता है और बेली कौन होता है? बस ये बता दे। चीजें डिलीवर करता है वो बेलर। जिसके पास चीजें रखी होती है वो कौन होता है? बेली। the person to whom the गुड्स आर बेल्ड, टू होम द गुड्स आर बेल्ड। और जो बेल करता है, डिलीवर द गुड्स, द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। तो बेलर और बेली, अब कहता है बेलर ने रखवाई है जिस पर्पस के लिए, उसको दी हैं जो चीजें। अब हायर के लिए भी तो होता है ना बेलर, बेलमेंट। हमने पीछे 153 में कहा था टर्मिनेट हो जाती है अगर वो क्या करे, उसका इलीगल यूज करे तो। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसने अनऑथोराइज्ड यूज किया तो देन क्या होगा, फिर उसकी लायबिलिटी क्या होगी। देखिए, लायबिलिटी मतलब उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, वो क्या करेगा। यूज उसने अनऑथोराइज कर लिया तो मैंने जैसे रोज कहता होता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस वक्त भी जो है वो होता है, ब्रीच होती है, उस वक्त उसको सबसे बेसिक रेमेडी क्या होती है? डैमेजेस क्लेम करना होता है ना। अब हमने कहा था नोवेशन भी हो सकती है, रिसेशन भी हो सकती है, डैमेजेस भी हो सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हो सकती है ना। और साथ में हमने कहा था कि इंजंक्शन भी, हम स्टे भी ले सकते हैं। तो यही हमने रेमेडीज पढ़ी हुई है ना। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे 154 के अंदर कहता है इफ द बेली मेक्स एनी यूज of the goods bailed which is not according to the conditions of the bailment, जो कि बेलमेंट की कंडीशन से तजाद करता हो, तो फिर क्या होगा? he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during such use of them। अगर जो उसको नुकसान हुआ उसका वो क्या करेगा? डैमेज मांग सकता है, ठीक है, वो कॉम्पनसेट किया जाएगा उसको। फिर इसी तरह अगली बात 155 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेली। अगर उसने कहा तो मिक्स कर दी तो फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। उसने कहा इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स, द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट in proportion of their respective shares in the mixture thus produced। फिर वो क्या करेंगे? उसका proportion कर लेंगे, क्योंकि दोनों इंटरेस्टेड थे तो वो क्या कर लेंगे? अपना अपना proportion ले लेंगे मिक्सिंग। और अगर इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, वो कह रहा है मिलात देतियां अब ये अलग अलग भी हो सकती हैं, तो फिर वो कहेगा भाई मेरी अलग करके मिलो दे। मिक्स तो आपने विदाउट कंसेंट हुआ और उसने मिक्स कर दिया, लेकिन वो है सेपरेटेबल हैं, सेपरेटेड हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, तो फिर क्या करना होगा उसको? वो कहते हैं इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ बेलर विद हिज ओन गुड्स एंड द गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन इन द पार्टीज respectively, but the bailey is bound to bear the expenses of separation or division and any damages arising for the mixture। मिक्सचर से जो उसको नुकसान हुआ वो भी पूरा करेगा और जितनी लेबर लगेगी वो भी वही बियर करेगा। कौन? बेली, क्योंकि उसकी कंसेंट नहीं थी, ठीक है, बेलर की। इसी तरह 157 है इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब देखिए 156 में सेपरेटेड था और 157 में सेपरेट नहीं हो सकती, लेकिन उसकी कंसेंट भी नहीं। देखिए 155 में क्या थी? उसकी कंसेंट थी तो उन्होंने किया था, फिर उन्होंने प्रोपोर्शन कर लिया था, ऐसा ही था। अब बात हो रही है, उसने कहा कि बात यह है कि पहली बात जिस वक्त इफेक्ट सेपरेट हो सकती है लेकिन उसकी विदाउट कंसेंट है, तो फिर वो कहेगा जो खर्चे हैं वो तो कर लो और मुझे सेपरेट कर दो। अब
विदाउट कंसेंट है और मिक्स कर दी हैं, तो फिर अब क्या इफेक्ट होगा उसका? वो कहता है इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विद हिज ओन गुड्स इन सच अ मैनर दैट it is impossible to separate the goods bailed from the other goods and deliver them back. और impossible भी है. The bailor is entitled to be compensated by the bailee for the loss of the goods. फिर उसको compensate किया जाएगा. ठीक हो गया? Unable to separate. जी. आगे 158 repayment by bailor of necessary expenses. अब देखिए ना, मैंने कहा कि वो घोड़ा रखवा जाता है, वो कुछ चीज रखवा जाता है, उसका खर्चा होता है उस पे. चीजें रखवा गया, वो इतनी बल्क में थी, बारिश आनी उसने बचानी है, लेबर लगनी है, बहुत सारा कुछ होना है, बेलमेंट तक का कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, तो जो खर्चा होगा वो उसको क्या कर सकता है, उसको कहेगा भाई ये मुझे दो, खर्चा मुझे दो, वो डिमांड कर सकता है. वो कहता है where the conditions of the bailment the goods are to be kept, are to be carried, are to have work done upon them by the bailee for the bailor, and the bailee is to receive no remuneration. bailee कोई उसका पैसे नहीं लेता. The bailor shall repay to the bailee the necessities incurred by him for the purpose of the bailment. जितने हैं उसको उसके खर्चा देगा, एक्सपेंसेस देगा. Restoration of goods lent graciously. मैंने कहा था कि बेलमेंट ग्रेशियस बेलमेंट भी होती है. ग्रेशियस क्या होती है? विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी रेम्यूनरेशन. तो फिर उसने लेंट क्या होता है? उधार. लेंट क्या होता है? उधार. अब वो कह रहा है कि द लेंडर ऑफ अ थिंग फॉर यूज मे एट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न. उन्हें रखवाई है ना, उनका भाई मेरे वापस कर दे एनी टाइम. ठीक है, कोई बात नहीं, उसको साइड पे कर दो, हो रही है. अच्छा, फिर and if the loan was gracious even though he lent it for the specified time or purpose, then but if on the face of such loan made for the specific time or purpose, अगर टाइम लिखा हुआ है तो उस टाइम के वक्त जब टाइम खत्म हो गया तो वो कहेगा भाई वापस कर दे मुझे, तो वो उसको मांग सकता है. मतलब उसने ये नहीं कहा कि मैंने तो मेरे से कर्जा लिया है तो कर्जा विदाउट वो भी इंटरेस्ट भी तो हो सकता है ना, उस पर लिखा हो तो 1 महीने के बाद देना तुमने वापस, तो वो उसको क्या कर सकता है? दो वापस. But if on the face of the loan for the purpose time the borrower has acted in such a manner that the return of things lent before the time agreed upon would cause him loss exceeding the benefit actually derived by him from the loan, the lender must, if he compel the return, indemnify the borrower for the amount in which the loss so occurred exceeds the benefit so derived. उसने कहा अगर उस पे लिखा हुआ है कि ये देगा महीने बाद और वो मांग लेता है 15 दिन के बाद, अब वो कह रहा मैं जिस मकसद के लिया था अगर मैं आज इसको वापस कर दूं तो मेरे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा. फायदे से ज्यादा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा. तो ऐसी सूरत में फिर वो जिसको दी हुई थी वो उसके कहेगा भाई फिर मुझे जो नुकसान हो रहा है वो मुझे दो, वो क्या करो मुझे दो, तो वो उससे डिमांड कर सकता है. ये 159 है. ठीक है. एंड 160 रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस. टाइम एक्सपायर हो गया या मकसद पूरा हो गया, दोनों चीजों में फिर जो गुड्स बेल्ड थी वो क्या होनी है? रिटर्न होनी है. इफ इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न, अगर वो ड्यूटी है उसने वापस करनी है या डिलीवर करनी है अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शंस, द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड, अगर ये कंडीशन है कि उसने बिना मांगे ही वापस करनी है, as soon as the time for which they were bailed has expired, अगर वो खत्म हो गया, or the purpose for which they were bailed has been accomplished, या क्या हो गया? वो पर्पस अकम्प्लिश हो गया, पूरा हो गया. ठीक है. तो ये है 160.
161 क्या है? बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। अगर उसने नहीं दिया तो फिर उसकी ड्यूटी क्या है बेली की? वो कहता फिर क्या है? वही जितना उसको नुकसान हुआ है, जितना अच्छा कहता है, इफ बाय द डिफॉल्ट ऑफ द बेली द गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड, डिलीवर्ड और टेंडर्ड एट द प्रॉपर टाइम, he is responsible to the bailor for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time। फिर जितना अरसे में उसको नुकसान हुआ, जो भी हुआ, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, आगे 162 टर्मिनेशन ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट बाय डेथ। जब मर ही गया कौन? बेलर या बेली, दोनों में से कोई भी, तो फिर ग्रेशियस वाला काम टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। A gracious bailment is terminated by the death either of the bailor or of the bailey। वो खत्म, डेफिनेटली मर गया तो फिर खत्म। ठीक है, एंड 163 bailor entitled to increase or profit from goods bailed in the absence of any contract to the contrary। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर the bailey is bound to deliver to the bailor or according to his direction any increase or profit which may have occurred from the goods bailed। और एक उसने दी थी गाय या एक भैंस या बकरी रखवाई थी, बकरी को बच्चा था, पेट में होने वाला था, वो 2 दिन के बाद उसने डिलीवर कर दिया, वो उसके पास, या उसने बेनिफिट दिया ना उसका, और वो वापस रहा, भाई तू तो एक दे के गया सी, दूसरी नहीं देनी। उसने कहा वो भी वो देने का पाबंद होगा, जो उसने उसका बेनिफिट आया है उससे, वो क्या करेगा? उसका जो काफ है, बछड़ा, नीचे उसने एग्जांपल भी इसकी यही दी हुई है। ठीक है, ये इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और अब इसको यहां से कितना है कि आगे भी चले, इसको कंप्लीट कर ले। आज इसको आप लोगों ने क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। जो चीज नहीं समझ आएगी वो मेरे से पूछ ले, क्योंकि इसके अंदर और बड़ी कुछ साइंस वाली बात है नहीं। ये आप 1 आप चलेंगे ना 171 तक। थैंक यू वेरी मच।